जय जोहार। मैं श्रीमती रजनी शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से आज आपके सामने जो विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सिकल सेल रोग छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। बच्चों, आपने सिकल सेल के बारे में सुना तो होगा ना। यह विषय अपने आप में बेहद अपार विस्तृत विषय है। आइए इसे हम बिंदुवार समझने का प्रयास करें। इसे हम 3 बिंदुओं में विभक्त कर सकते हैं। पहला क्या, दूसरा क्यों, तीसरा कैसे। प्रथम बिंदु है क्या। आप सभी ने इस बीमारी के बारे में सुना ही होगा ना। जन सामान्य इसे रक्त अल्पता के नाम से जानता है। छत्तीसगढ़ में बहुतायत से यह बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में एक विशेष जाति भी इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित पाई गई है। समय समय पर मेडिकल बोर्ड व विभिन्न शोधार्थियों के शोध के ये लक्षण सामने आया है कि रक्त कणों की आकृति में विकृति ही इस रोग का प्रारंभिक जनक है। आपके समक्ष इसके सामान्य लक्षण व सावधानियां व बीमारी से रोकथाम के उपाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां निम्न बिंदु में प्रस्तुत है। सिकल सेल क्या है। दूसरा, सेल कोशिकाओं की सिकलिंग क्या है। तीसरा, सिकल सेल रोग के लक्षण क्या हैं। चौथा, सिकल सेल रोगी को क्या करना चाहिए। पांचवा, सिकल वाहक जनक गुण अंतरण तालिका। छठवां, सिकल सेल और एनीमिया। सातवां, बचाव व उपाय। अब आते हैं बच्चों एक एक करके बिंदुओं की ओर। सिकल सेल क्या है। पाठकों को यह तो ज्ञात होगा ही कि सेल का अर्थ कोशिका होता है। कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई होती है। हमारे रक्त परिवहन तंत्र में 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स। दूसरा, श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तीसरा, थ्रोम्बोसाइट। चौथा, ब्लड प्लेट्स। उपरोक्त में से लाल रुधिर कणिकाओं की जिम्मेदारी रक्त निर्माण की होती है। इनका आकार गोल होता है। हमारी हड्डियों में पाए जाने वाले अस्थि मज्जा में ही रुधिर का निर्माण होता है। रुधिर का लाल रंग इसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। सेल कोशिका की सिकलिंग क्या है। सामान्य भाषा में यदि कहा जाए तो लाल रक्त कणिकाओं में विकृति के पश्चात इनका आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। इसे ही तो सिकलिंग यानी कि सिकलिंग कहा जाता है। सिकल सेल रोग शरीर में लाल रक्त कणों में हुए जन्मजात परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें गोलाकार लाल रक्त का हंसिये के आकार का हो जाना। और बच्चों, आप तो जानते ही होंगे हंसिये को सिकल कहते हैं। सामान्य लाल रक्त कण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, जबकि हंसियाकार हो जाने के कारण ऑक्सीजन में परिवहन की कमी हो जाती है। साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों की महीन रक्त वाहिनियों में गुच्छा बनकर फंस जाती है, जिससे उक्त रक्त के कार्य में रुकावट और शरीर में दर्द होने लगता है। यह बीमारी सामान्यतः उस भूभाग में पाई जाती है जहां मलेरिया अधिक होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मलेरिया परजीवी से बचने के लिए लाल रक्त कणों ने अपने इस प्रकार के रक्षात्मक रूप धारण किया होगा। सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं और हंसियाकार लाल रक्त कोशिकाओं में क्या अंतर होता है बच्चों? तो देखते हैं।
सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं और रक्त वाहिनियों में आसानी से बह जाती हैं और यह बनने के बाद 120 दिन तक जीवित रह सकती हैं। परंतु हंसियाकार लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया के समान होते हैं। इनमें लचीलापन कम होता है और ये अपेक्षाकृत कड़े होते हैं। रक्त वाहिनियों में ये गुच्छे के रूप में फंस जाते हैं और जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इनका जीवन केवल 20 दिन का होता है। अब आते हैं बच्चों सिकल सेल रोग के लक्षण। इसके लक्षण निम्न हैं। पहला, एनीमिया अर्थात खून की कमी के कारण शरीर का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। दूसरा, जल्दी थकना और सांस फूलना। तीसरा, चिड़चिड़ापन और खान पान में अरुचि। चौथा, हाथ पैर की उंगलियों जोड़ों में सूजन तथा दर्द। पांचवा, बार बार बुखार और सर्दी होना। छठवां, तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन का आकार का बड़ा हो जाना। सातवां, बच्चों के विकास में रुकावट आना। सिकल सेल एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? पहला, आँखों में पीलापन हो जाता है। दूसरा, केंद्रीय तंत्र में थकान, मतली, बेहोशी। तीसरा, त्वचा कांतिहीन ठंडक पीली हो जाती है। चौथा, सांस फूलने लगती है। पांचवा, रक्त वाहिकाओं में निम्न रक्तचाप होने लगता है। छठवां, हृदय में धड़कन, तेजी से दिल में दर्द, सीने में दर्द, हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। सातवां, मांसपेशियों में दुर्बलता। आठवां, आंतों में मल के रंग में बदलाव। नौवां, तिल्ली का बढ़ जाना। बच्चों, मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं ना? सुन पा रहे हैं ना? ऐसे में सिकल सेल रोगी को क्या करना चाहिए? बच्चों, ऐसे रोगी को खूब पानी पीना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, हर तीसरे माह में रक्त की जांच करवानी चाहिए। चौथा, रक्त की मात्रा में वृद्धि के लिए चिकित्सक की सलाह और दवा जरूर लेनी चाहिए। सिकल सेल रोग के वाहक आखिर होते कौन हैं? तो बच्चों, यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी के रोगी दो प्रकार के होते हैं। पहला, सिकल सेल वाहक। दूसरा, सिकल सेल पीड़ित रोगी। सिकल सेल वाहक सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। इनमें बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं और ये सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सिकल सेल वाहक को स्वयं भी यही नहीं मालूम रहता कि वह सिकल सेल रोग का वाहक है। सिकल सेल वाहक जब अन्य किसी वाहक या पीड़िता रोगी से विवाह करते हैं तो सिकल सेल पीड़िता संतान के होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि ये सिकल सेल रोगी आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चे तो सिकल सेल के रोगी होंगे ही। समझ रहे हैं ना बच्चों? अतः विवाह पूर्व लड़के लड़कियों को इस रोग से बचने के लिए रक्त जांच की रिपोर्ट अवश्य लिखनी चाहिए, है ना? अब आते हैं सिकल सेल और एनीमिया। आपने सभी एनीमिया के बारे में तो सुना ही होगा। रक्त की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। रक्त की कमी से शरीर में कमजोरी, चलने फिरने में असमर्थता, थकान, चक्कर जैसे लक्षण परिलक्षित होते हैं, जिसमें शरीर में सामान्य से भी कम मात्रा में रक्त का निर्माण होता है। उस अवस्था में शरीर के रुधिर में पाए जाने वाले रक्तकण पर्याप्त हीमोग्लोबिन का परिवहन नहीं कर पाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में पाई जाने वाली अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। अस्थि मज्जा में प्रति क्षण नवीन लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाएं बनने के बाद 120 दिन तक जीवित रहती हैं और सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के
10-20 दिन के भीतर ही असामयिक मृत्यु हो जाती है। यह बीमारी से हम कैसे बचें? सिकल सेल बीमारी के उपचार की विधि में नए वैज्ञानिक आविष्कार भी सम्मिलित हैं और यह आनुवांशिक होने के कारण शादी के पहले वर वधू को रक्त परीक्षण करवा ही लेना चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए जो हाइड्रोक्सी यूरिया थेरेपी है वह काम आ सकती है। दूसरा है रक्ताधान, तीसरा है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, चौथा है सिकल सेल ट्रीटमेंट, पांचवा है जीन थेरेपी। अब आते हैं कि हमारी भारत सरकार इस संबंध में क्या प्रयास कर रही है। भारत सरकार ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी उपचार की बहुत सारी संभावनाएं हैं, शानदार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सिकल सेल हॉस्पिटल रायपुर में 48 रुपये खर्च होंगे, 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे और स्वास्थ्य विभाग प्रति माह स्क्रीनिंग की सुविधा भी देने जा रही है। आप सभी को तो ज्ञात ही होगा कि वनांचल में दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसके ज्ञाता स्वयं वहाँ के वनवासी आदिवासी होते हैं, जो सदियों से इनका उपयोग करते आ रहे हैं। इसका सबसे शानदार उदाहरण पारंपरिक खोदना है, जो चिकित्सा के संग श्रृंगार का भी काम करता है। इसी क्रम में अन्य कई बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया के इलाज के लिए बस्तर में चींटियों की चटनी, सुना बच्चों? हाँ, चींटियों की चटनी चापड़ा खाई जाती है, जिसमें उपस्थित फार्मिक एसिड से बुखार उतर जाता है और मलेरिया और डेंगू नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे वनांचलों में इस तरह की दवाइयों का भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने कहा है, स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। उन्होंने इस पर कहा है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ से सिकल सेल बीमारी को विदा करना है। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को सिकल सेल जैसी बीमारी से मुक्त कराना है और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। शाला स्तर पर भी डॉक्टरों की टीम आती है और परीक्षण करती है ना। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि समस्या से पहले ईश्वर समाधान दे देते हैं, अर्थात प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। यह होना चाहिए कि आज की नई पीढ़ी को RH फैक्टर, रक्त मिलान जैसे उपायों पर ध्यान देना ही चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगी बच्चों, पहले रक्त परीक्षण बाद में मेल, पहले रक्त परीक्षण बाद में मेल, तब ना होगा हमें सिकल सेल, तब ना होगा हमें सिकल सेल। जय जोहार।